फिक्स इनकम या फिर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। अब तक उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा। जी हाँ, सरकार ने हर तरह के डेट इन्वेस्टमेंट पर एफडी जैसा ही टैक्स करने की सोची है, यानी कि अब डेट म्यूचुअल फंड पर भी एफडी की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह ही आपको टैक्स देने होंगे। ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को आगे क्या करना चाहिए, स्पेशली जो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उनके लिए कितना बड़ा झटका है और किस तरह से आगे अब उन्हें जो अब तक टैक्स बेनिफिट मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, इसी पर हमारा आज का ये खास शो है, डेट फंड पर डंडा। म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस के देश के जाने माने एक्सपर्ट फिरोज अजीज साहब मेरे साथ हैं इस वक्त मेरे स्टूडियो में। डेप्यूटी सीईओ हैं आनंद आठी वेल्थ के, और इनके साथ ही कुछ बेहद खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से अपना गहरा लंबा संबंध रखते हैं। जी हाँ, राज मेहता साहब हैं जो कि फंड मैनेजर हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के, PPFAS म्यूचुअल फंड, पारंपरिक म्यूचुअल फंड के नाम से जिसे आप जानते हैं। डीपी सिंह साहब हैं देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड SBI म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी MD हैं, और वो बड़ी गहरी और मजबूत पकड़ रखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर। और साथ ही एमफी के चेयरमैन और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के MD और CEO ए बाला सुब्रमण्यम सर भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए। बाला सर, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं, चूंकि आप म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था के हेड भी हैं, एमफी के चेयरमैन भी हैं। इंडस्ट्री के लिहाज से बताएं सर, म्यूचुअल फंड्स पर जो ये डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्सेशन का नियम अचानक से आया है, पहले ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मार्केट लिंक डिवेंचर्स के लिए ये होगा, लेकिन आज जो संसद में पास होने जा रहा है बजट, उसमें यह भी कहा गया है कि डेट म्यूचुअल फंड्स को भी इसमें शामिल किया जाए। क्या वजह आप समझते हैं और इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, पहले ये समझाएं। धन्यवाद अनुज जी। ये तो पहले बजट का तभी डिस्कस हुआ था, एज यू राइटली सेड, म्यूचुअल फंड का कुछ बिल्कुल टच नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। जो कल का जो आया है डेफिनेटली केम एज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज के दिन पे हम लोग जो डेट फंड म्यूचुअल फंड का जो बड़ा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इज मोर फेवरेबल एंड इन्वेस्टर्स के लिए ये लास्ट 2 साल से इक्विटी का मार्केट वॉलेटिलिटी है, उसके हिसाब से कंसिडर करें, फिक्स्ड इनकम बिकम्स लार्ज एसेट क्लास। जो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं जो फिक्स्ड इनकम का जो प्रमोट करने के लिए, उसके लिए फ्रॉम द टैक्सेशन एंगल्स बिकम्स लेस अट्रैक्टिव। So इसके लिए became a surprise, definitely as an AMFI की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड अपना इंडियन बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहा है एक्चुअली, whether it is on price discovery, whether it is making money available at lower prices and money available in the market from the development market point of view. The corporate bond market development जो अपना इक्विटी में ऐसे जो हुआ एक्चुअली, ऐसे corporate bond market development जो कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का रोल has been very very large. So that is something which we believe that will make a representation. Second is the mutual fund. आप कोई भी आप म्यूचुअल फंड में है, कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं देते हैं, उस मार्क टू मार्केट वॉलेटिलिटी रहते हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाने से उसका भी इम्पैक्ट आते हैं। उसके लिए जो कैपिटल गेन टैक्स जो प्रोवाइड किए थे, बिकॉज म्यूचुअल फंड में गारंटीड रिटर्न कुछ नहीं रहते हैं, दैट्स व्हाई द कैपिटल गेन वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। आज के दिन पे भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल के हिसाब से कितना लोग आया होगा, ज्यादा ऑफकोर्स है नहीं है, बट ज्यादा लोग आ सकते हैं। क्लियरली I think the potential is large. I think मेरे हिसाब से फ्यूचर के हिसाब से देख के we'll make a representation to our ministry whether any scope actually for them to reconsider this. But having said that, जो mutual fund covers incomes are coming in the form of capital gain. तो short term capital gain के हिसाब से जो इन्वेस्ट जो करना है वो करेंगे एक्चुअली। जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट रियल सेंस में कैप्चर करके आज के दिन में एक इंस्ट्रूमेंट खाली म्यूचुअल फंड में आ सकता है। As it happens in US, आज के दिन में आपको पता होगा that bank deposits versus the money market funds, the returns are hugely different, क्योंकि उनका जो मार्केट में जो रेट जो है वो कैप्चर करते हैं, especially from investors point of view. That's a big benefit that comes in the mutual fund. Therefore, those benefits that mutual funds are offering are not going to be taken away. And second is as a result of this assuming scenario, जो capital gain tax का जो impact अगर निकल नहीं रहे, I think continues, so definitely the hybrid funds will become an asset class. I think we need to also look at it. It's not just affecting only the debt fund. It affects gold fund. It affects international fund. It also affects
the fund that has been funding the Bharat ETF, Bharat Bond ETF is coming for long term. उधर भी लोग आ रहे हैं actually to buy one government PSU high quality names. Second, they're also coming for the long term benefit. उसको थोड़ा नुकसान हो सकता है अगर आएगा तो. I think asset class as a big asset class, I think have to be now revisited from the broader perspective. Absolutely. तो एमफी चेयरमैन के नाते बाला सर जो कह रहे हैं दो बड़ी खास बातें, एक तो ये सिर्फ असर डेट फंड पर नहीं होगा, गोल्ड फंड पर होगा, इंडेक्स फंड पर होगा, विदेशी फंड्स में निवेश करने वाले फंड्स पर होगा, ईटीएफ पर होगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. और इसके अलावा एक और चीज जो वो कहने की, क्योंकि फिक्स रिटर्न म्यूचुअल फंड कभी एश्योर नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर टैक्सेशन बेनिफिट दिया जाते हैं. उस पर भी मैं आगे बढ़ूंगा, राय लूंगा. लेकिन उससे पहले डीपी सिंह साहब आपसे जानना चाहता हूं, सबसे बड़ा सवाल जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में आज है वो ये कि आज तक मैंने जो भी डेट फंड में पैसा लगाया है, भले महीने 2 महीने पहले लगाया हो, साल 2 साल 5 साल पहले लगाया हो, क्या अगर 31 मार्च के बाद मैं अपने फंड का रिडम्पशन करता हूं, कभी भी जब भी मैं बेचूंगा, मेच्योर होंगे, तब क्या मुझे नए टैक्स नियम लागू होंगे या पुराने टैक्स नियमों के तहत मुझे छूट मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा मिलेगा? जरा ये समझाएं सर. बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी मेरे को इस शो में बुलाने के लिए. एंड जहां तक जिन लोगों ने पहले पैसा लगाया हुआ है उनके ऊपर ये कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो अभी भी किसी ने अगर 31 मार्च तक जो भी पैसा लगेगा, अगर वो 3 साल तक रहता है, उसको ये बेनिफिट सारे मिलते रहेंगे. ये जो नया नियम लागू होगा वो 1 अप्रैल 2023 से होगा. पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी डेट फंड में है उनके ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं है. जो भी जैसे पहले था वैसे ही रहेगा. दैट इज नंबर 1 जी. और दूसरी बात ये जो 1 अप्रैल से जो नया आएगा, क्योंकि टैक्स डेफिनेटली वाज ए मेजर कंसिडरेशन. जो हिस्सा 3 साल से ऊपर वाले पैसे पे था उसी पे बेनिफिट था. जो 3 साल से कम वाला पैसा था उस पे पहले भी मार्जिनल टैक्स लगता था, अभी भी मार्जिनल टैक्स लगेगा. तो बिल्कुल ठीक बात है. शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होता था डेट फंड में उसमें बदलाव आया. लेकिन एक फिरोज अजीज साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बाला सर ने कहा भी कि क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी गारंटी रिटर्न अश्योर नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बेनिफिट भी मिलते थे बाकी प्रोडक्ट एफडी की तरह जहां आपको फिक्स रिटर्न है. कहीं न कहीं क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टारगेट रिटर्न फंड्स जरूरत से ज्यादा बेच रही थी, इसलिए नजर में आ गए, रेडार पे आ गए, और इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया कि 8 पार किया जाए एफडी के साथ? जी अनिल जी, मेरे हिसाब से तो जरूर ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है इस निर्णय में, स्पेशली अगर कहीं बजट में बात नहीं हुई, पहले बिल में बात नहीं हुई, अमेंडमेंट में आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जरूर रहा है. पॉइंट 2 सेक्शन 48 के तहत बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है. तो ये आप देखें कि वो कैपिटल एसेट नहीं होती, ये मतलब कैपिटल एसेट तो होती है बट उसमें इंटरेस्ट आ जाता है. तो आप सेक्शन 48 पढ़ेंगे तो ये 2 चीजें एग्जेम्प्ट हैं. तो अगर टारगेट मैच्योरिटी फंड एक स्पेसिफिक बॉन्ड को एक रैपर में डाल के देता है और उसको इंडेक्सेशन मिल जाता है, तो ये क्या ये लूपहोल है, वो उसको प्लग करने की कोशिश की होगी. बट मेरे हिसाब से डेट फंड की जो लुक्रेटिवनेस है वो खत्म नहीं होगी साहब. नहीं होगी इतनी नहीं होगी. जाहिर सी बात है थोड़ी तो इंपैक्ट जरूर होगी. देखिए क्या होता है कि आपको इसमें डेफर्ड टैक्स है ना. अब मैं 10 साल हाथ नहीं लगाऊं, मैं भारत बॉन्ड ईटीएफ 10 साल बाद टैक्स पे करता हूं, और आज अगर भले ही 25-30% आज पे करता हूं और 10 साल बाद पे करता हूं, तो इफेक्टिव टैक्स रेट कंप्यूट करता है कोई भी तो 13-14% आता है. ओके, अगर भारत बॉन्ड ईटीएफ 10 साल, which is fair, right? Very close to equity on the effective tax rate. दूसरा ये कैपिटल गेन हेड में आएगा, इंटरेस्ट इनकम में नहीं आएगा. अगर इंटरेस्ट इनकम में आता है तो कोई सेट ऑफ नहीं मिलता है, बिकॉज इंटरेस्ट इनकम जाता है दूसरे हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वहां कोई सेट ऑफ नहीं मिलता है. तो सेक्शन 73 का प्रयोग कर सकते हैं, आप सेट ऑफ कर सकते हैं. इक्विटी में से कभी कभार लॉसेस तो देती है मार्केट, वहां के जो लॉस है वो 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो आई वुड तो इसे अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वाले बेनिफिट मिलेंगे? चूंकि मार्जिनल रेट से टैक्स लगना है, जो मेरी टैक्स स्लैब है, जो भी मुझे डेट म्यूचुअल फंड से कमाई होगी 1 अप्रैल के बाद जो मैं निवेश करूंगा, वो मुझे मेरी जो टैक्स स्लैब है अगर हाईएस्ट है तो उस पर लगना है. तो क्या मुझे दूसरे बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वाले या कुछ दूसरे बेनिफिट मिलेंगे या वो नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे. क्योंकि वो एमएलडी पे मैंने बड़ा एग्जामिन किया हुआ था. क्योंकि उसमें सिर्फ एमएलडी थी तो काफी मुझे एग्जामिन करना पड़ा था. तो अब इसको इंक्लूड कर दिया है तो उसको जरूर मिलेंगे आपको.
कैपिटल गेन हेड में ही रहेगा और इंडेक्सेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इंडेक्सेशन मिलती है, शॉर्ट में नहीं मिलती है। तो अगर आपकी कोई एक आज की करंट स्थिति में कोई स्टॉक में आपका लॉस हुआ, वो लॉस आप 8 साल यूज कर लें, शॉर्ट टर्म लॉस आ गया तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ जरूर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक थोड़ा और टैक्स बचाने का कहीं कहीं तरीका तो है। राज मेहता साहब हमारे साथ हैं। राज मेहता साहब, जो बाला सर ने बात कही कि अब विदेशों में अगर कोई फंड निवेश कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है, गोल्ड में कोई फंड निवेश कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है, ईटीएफ के लिए आपका फंड काफी विदेशों में, विदेशी शेयरों में निवेश भी करता है। जरा इससे समझाएं सर, जो हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स हैं गोल्ड फंड में निवेश कर रहे हैं, ईटीएफ में कर रहे हैं, उन पर किस तरह का असर पड़ सकता है, जरा बताएं सर। जी डेफिनेटली, तो जो विदेशी फंड्स में इन्वेस्ट करते थे उनको भी इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, लेकिन हमारा जो फंड है फ्लेक्सी कैप फंड, वो 65% इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है और बाकी का खाली विदेशी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, हमारे फंड पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरा, आपने गोल्ड फंड की बात की, तो डेफिनेटली गोल्ड फंड्स में भी इम्पैक्ट आएगा और उसके कंपैरिजन में अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे कंपेयर टू गोल्ड फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स, तो वो आगे जाके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। और एक चीज ये भी है कि व्हेन कंपेयर टू बैंक एफडीज में इंश्योरेंस 5 लाख तक ही मिलता है, बाकी अगर डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो तो सेफ्टी वाइज भी अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो काफी अच्छा रहता है कंपेयर टू बैंक एफडीज, तो वो भी एक पॉइंट ध्यान में रखें। तो इंटरेस्टिंग है। अच्छा बाला सर, अब जो मैं समझना चाहता हूँ ये कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चाहती है कि ये टैक्सेशन के नियम जो आज लागू किए हैं इसे सरकार वापस ले, यदि हाँ तो क्यों? बाला सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी बताएं सर। अनिल जी, अभी तक तो आपको पता नहीं कैसे करेंगे, बट डेफिनेटली रिप्रेजेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर बजट में अगर पहले आता होता वी वुड हैव गॉन एंड मेड रिप्रेजेंटेशंस, अभी जो सडनली आ गया है, सो बिफोर द फाइनेंस बिल गेटिंग पास्ड वी विल मेक अ रिप्रेजेंटेशन ऑन 2 काउंट्स। वन इज जो म्यूचुअल फंड का इंपॉर्टेंस ऑन फिक्स्ड इनकम में भी है, दैट शुड बी गिवन नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देश में अगर 2 मार्केट बड़ा हमेशा रहेंगे, विच इज इक्विटी मार्केट एंड फिक्स्ड इनकम मार्केट, द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, इतना साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट के लिए, जो आज तक म्यूचुअल फंड का जो कंट्रीब्यूशन आया इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट बॉन्ड मार्केट, वेदर इट इज प्राइस डिस्कवरी, बेटर बोरोइंग रेट्स, जो मार्केट का हमेशा जो ऊपर नीचे पॉलिसी के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है और नीचे आते हैं, उसका बेनिफिट इमीडिएटली मार्केट में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं थ्रू द बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट। म्यूचुअल फंड हैव बीन प्लेइंग अ बिगर रोल बोथ इंटरेस्ट रेट घटाने में भी और इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ने से उसका बेनिफिट उठाने के लिए, दोनों में काम करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेकंड, इवन फॉर बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आज के दिन पे रफली अबाउट 4,50,000 crores का इन्वेस्टमेंट बीइंग मेड बाय एंटायर म्यूचुअल इंडस्ट्री ग्रेटर देन 3 ईयर बॉन्ड में जनरेट करें। कौन कौन बारह करते हैं इसमें? पीएफसी, आरईसी, एनबीएफसीज, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, जो मार्केट में जो बारो करते हैं लिस्टेड बॉन्ड के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स आर द लार्ज पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है। अगर वही हिसाब से अपने मार्केट का डेवलप करना है, म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम वुड बिकम लार्ज एसेट क्लास एज बिग एज इक्विटी। मेरे हिसाब से फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास should be 2 times higher than the equity size. I think अगर मार्केट के हिसाब से देखते हैं, that's kind of potential is there. By making these kind of changes, then naturally you make it less attractive and making it par में क्या हो सकता है, तो फ्लोज उतना अगर कम हो जाएंगे, जो डेवलपमेंट का मार्केट अगर फ्लोज उतना कम हो जाए, उतना मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट बेनिफिट जो मिलते थे बोरोयर्स के लिए, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ यील्ड, वो यील्ड बढ़ जाएगा। तो यील्ड अगर वो यील्ड थोड़ा बढ़ गया, उसके हिसाब से द कॉर्पोरेट का बोरोइंग थोड़ा का बढ़ सकता है, और लिक्विडिटी अदरवाइज वाज अवेलेबल फ्रॉम द म्यूचुअल फंड टू द बोरोयर्स, वो कम हो जाएंगे। आई थिंक कैस्केडिंग इंपैक्ट के हिसाब से देखना चाहिए। मेरे हिसाब से कल म्यूचुअल फंड अलग से नहीं देखना चाहिए, वी हैव टू लुक एट द होल सिस्टम एज ए होल। So that is what I think we will make a representation and see how much we are successful in that. Absolutely, तो बाला सर ने पॉइंट रेज किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि खाली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है कि उनके टैक्स बेनिफिट ले लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को लिक्विडिटी देते हैं, जो बोरोर्स के लिए भी अब शायद कॉस्ट बढ़ती हुई दिखेगी। डीपी सिंह साहब, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इंडस्ट्री अब अपने आप को तैयार करेगी कुछ नए तरह के प्रोडक्ट लाने के लिए? उस तरह के प्रोडक्ट आते हुए दिखेंगे जो
टैक्स एफिशिएंट हो पाए, जहां पर डेट का फायदा भी इन्वेस्टर्स को मिले और साथ ही साथ टैक्स का बेनिफिट भी? देखिए, जहां तक टैक्स का सवाल है अनिल जी, वो तो देखो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है, वो तो जो लॉज ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा, तो उसमें तो म्यूचुअल फंड्स कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, एक चीज जरूर हो जाए, पहले दो कैटेगरी होती थी, एक डेट कैटेगरी होती थी और एक इक्विटी कैटेगरी होती थी, और जिसमें भी 65% से ऊपर डोमेस्टिक इक्विटी में होता था वो इक्विटी फंड में गिना जाता था। परंतु ये 35% वाली क्लॉज लगा के हो गया कि 35% से ऊपर के फंड, जैसे हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड है जिसमें हम 25% इक्विटी में डालते थे और 75% हम डेट में डालते थे, उसको हम अभी 35% की कैटेगरी में ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि उस कैटेगरी में एटलीस्ट इंडेक्सेशन मिल जाए। तो देयर विल बी वन कैटेगरी जिसमें बिल्कुल इंडेक्सेशन नहीं होगा, एक कैटेगरी वो होगी जिसमें इंडेक्सेशन होगा, एक तीसरी इक्विटी वाली कैटेगरी होगी। तो ये कैटेगरीज 3 बन जाएंगी। ऑफ कोर्स ये सब सेबी से अप्रूवल लेने के बाद ही होगा, परंतु मेरे को ये लगता है कि अब 3 कैटेगरी जो निकल के आएंगी सामने, 2 की जगह। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, राज सर, आपसे जानना चाहता हूं, क्या इसके बाद इक्विटी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी इन्वेस्टर्स के लिए या फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स डेट में डाल रहे थे उनके गोल्स अलग थे और जो इक्विटी में डालते थे उनके गोल्स अलग है। अगर डेट म्यूचुअल फंड एयूएम का भी अगर देखें अपन, तो अराउंड 13 लाख करोड़ का डेट एयूएम है, उसमें से मेजॉरिटी 75% एयूएम जो है वो शॉर्ट टर्म मनी है, भले वो मनी मार्केट फंड हो, लिक्विड फंड हो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो, एंड मेजरली वो कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशनल मनी है, तो उसमें कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। बाकी का जो 25% है उसमें भी जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स और एफएमपीज में जो इन्वेस्टेड है वो एक फिक्स टेन्योर के लिए इन्वेस्टेड है, तो उसमें भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। डेट म्यूचुअल फंड्स में अभी भी जो एक एडवांटेज बचा है कंपेयर टू बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, वो है ओपन टेन्योर रखने का। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट में जब भी आप पैसा डालते हो तो उसमें आपको पहले से टेन्योर डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे 2 साल के लिए डालना है, 5 साल के लिए डालना है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो आप ओपन टेन्योर रख सकते हो, आपको जब पैसा चाहिए तब निकाल सकते हो, तो वो एक एडवांटेज अभी भी रहता है। ये इंटरेस्टिंग है। तो इक्विटी फंड्स डालने वाले, उनमें पैसा डालने वाले इन्वेस्टर्स अलग तरीके के माइंडसेट के हैं, अलग रिस्क वाले और अलग समय के लिहाज से डालते हैं। अच्छा सर, फिरोज सर, आपसे 1-2 बात पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो आमतौर पर हमें इन्वेस्टर्स पूछे हैं, भाई जिन लोगों ने डेट फंड में पैसा लगा रखा है ऑलरेडी, वो बोल रहे हैं हमें क्या करना है, हम बने रहें, क्या टैक्स वैक्स का एडवांटेज लेने के लिए पहले 31 मार्च के पहले कोई रिडीम करना है, प्लस जो डेट में SIP कर रहे हैं, कम है लेकिन करने वाले हैं अभी भी, तो उन लोगों के लिए क्या राय है आपकी? देखिए, पहले तो जिनके पैसे लगे हुए हैं उनको तो कुछ करना ही नहीं है, बने रहे। यूनिट्स पहले जो खरीद रखी है वो तो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट हो गई। हाँ। बड़ी अच्छी यूनिट हो गई, उसको तो जितना लेट हो सके बेचें। हाँ। जो भी आप खरीदेंगे भी अप्रैल 1 के बाद, जब पैसे की जरूरत हो तो वो फोलियो बेचें, ये पुराने वाले तो नहीं बेचने, तो उस पर तो डटे रहना है। दूसरा, आपके पास अगर कहीं भी लिक्विडिटी हो तो उसको डाल दें, 31 मार्च के पहले फायदा ले लो, ये तो बिल्कुल ओके इंपॉर्टेंट है। तीसरा, SWP पे अभी थोड़ा आगे चलते हुए जो आप SWP करोगे, देखो डेट में जैसे आपने कहा कम लोग हैं जो SIP करते जरूर हैं, और ज्यादातर लोग ये जरूर करते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करते हैं, राइट? उसमें थोड़ा और आपको कैलिब्रेट करके कंप्यूट करना पड़ेगा। दैट्स द थर्ड पीस। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इक्विटी में 10 लाख रुपए डालने हैं, मैं क्या करता हूँ कि डेट फंड में डाल देता हूँ या लिक्विड फंड में डाल देता हूँ, फिर हर महीने वहां से ट्रांसफर करता है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर से मैं इक्विटी में जाता हूँ। तो वो करने के बजाय, अगर मेरे डेट फंड में है, वो करने के बजाय बेहतर है कि मैं नया पैसा इक्विटी में डालूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, आपने कहा तो मेरे चमकी बात, क्योंकि मैं करता हूँ ऐसा इसलिए। तो जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है उस इक्विटी के लिए नए पैसे इकट्ठा करना बेहतर है, ये यूनिट्स को रिलिंक्विश करने के बाद। और जो ऑलरेडी डेट में लगाने की सोच रहे हैं, और काफी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मानते हैं कि ब्याज दरें पीक पर है, ज्यादा से ज्यादा एक आधा हाइक और हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद तो बड़ा आकर्षक हो जाएगा डेट, तो उन्हें अब टैक्स के बेनिफिट लेने के लिहाज से बजाय वो गवर्नर साहब आखिरी हाइक करे, अगली हाइक करे, क्या 31 मार्च के पहले डेट फंड में पैसा डाल देना चाहिए, अगर 2 साल 3 साल 5 साल का व्यू है तो? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से देखिए, अब जैसे रेपो रेट एक साल में 2.5% ऊपर गई, बट 10 ईयर G-Sec 24 मई लास्ट ईयर से वहीं की वहीं है। तो आज जितना भी आप शॉर्ट टर्म ब्याज बढ़ा लें, लॉन्ग टर्म में 7.3 7.4 पे जो 10 ईयर G-Sec है,
ये काफी अच्छी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, इसको अगर आप लॉक इन कर सकें जरूर करें। और उसके पहले 31 मार्च के पहले कर सकते हो बढ़िया है, वरना आपके जो करंट यूनिट्स हैं उस पे आप हमेशा ओवरड्राफ्ट जरूर ले सकते हैं। अब मैं ये सुबह से ये सोच रहा हूं कि मैं अपने करंट यूनिट्स को प्लेज करके 8-9% पे कोई भी लोन दे देता है एक दिन में, तो मैं डेट की जो मेरी इन्वेस्टमेंट की प्लान है अगले 1 साल की, मैं आज क्यों ना कर लूं। आज अगर भले लिक्विडिटी ना हो, ओवरड्राफ्ट 1-2 दिन में मिल जाती है, वो लेके आपने अगर यूनिट्स आज खरीद ली तो अच्छी बात है। तो 2-3 चीजें बेहद साफ है। पहली चीज, अगर आप ऑलरेडी डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालकर बैठे हैं तो उसे छुए भी ना, हिलाएं भी नहीं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको जरूरत हो तब बेचेंगे, तब टैक्स लगेगा, वो भी पुराने तरीके से। लॉन्ग टर्म वाला है, 3 साल से ज्यादा का है तो लॉन्ग टर्म ही लगेगा, इसलिए डरने घबराने की जरूरत है नहीं। इनफैक्ट आगे जो भी आप पैसा लगाएंगे, कभी रिडीम करने की जरूरत भी आए तो पहले वो करिए। उसके अलावा भी अगर रिडीम करने की जरूरत आए शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो जैसा फिरोज सर बोल रहे हैं कि उसके सामने लोन ले लें, बजाय इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर निकालने के, ताकि आपका लॉन्ग टर्म का जो फायदा है वो आपको मेंटेन करके चलना है, ये ध्यान में रखिए। तो पुराना डेट इन्वेस्टमेंट जो भी है उसे होल्ड करें। 31 मार्च तक आप जो भी डेट फंड में पैसा लगाएंगे उसमें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप 3 साल से ज़्यादा का व्यू लेकर पैसा लगाना चाहते हैं तो अभी लगा लेने का समय है, आपको उसके बेनिफिट भी मिल जाएंगे और बाकी आपके निवेश पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला। और अगर जो बाला सर हमारे कह रहे हैं, और उसमें आपके इंडस्ट्री के हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, SBI म्यूचुअल फंड वाले भी हैं, PPFS वाले भी हैं, उनकी राय के साथ सरकार के पास जाएंगे और सरकार ने मान लिया कि नहीं भाई, हमें तो खाली मार्केट लिंक डिबेंचर को ही टैक्स करना था, डेट म्यूचुअल फंड को नहीं, इसको वापस से ले लेते हैं, और आपकी मांग मान ली, तो फिर कहने क्या, तो फिर आपके लिए पहले जैसा ही मामला हो जाएगा। फिलहाल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें, बने रहें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो असर है नए निवेश पर पड़ेगा, पुराने इन्वेस्टमेंट्स वैसे ही रहेंगे। इस खास शो में आप सबने राय दी, पूरा डायरेक्शन दिया, हमें गाइडेंस दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाला सर, DP सिंह सर, राज मेहता साहब और फिरोज सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जी बिजनेस पर आपने डेट फंड के इस नए प्रोविजंस को हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाया। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।